एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, ठीक। एडवर्ब क्लॉज यानी होता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्या कहते हैं इसको? क्रिया विशेषण उपवाक्य, ठीक। अब ये एडवर्ब क्लॉज जो है, अब आपको पता है जैसे नाउन क्लॉज क्या था, नाउन क्लॉज यानी जो वह क्लॉज जो नाउन का काम करता था उसको हम नाउन क्लॉज कहते थे। वह क्लॉज जो एडजेक्टिव का काम करता है वो एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है। वह क्लॉज जो एडवर्ब का काम करेगा वो क्या कहलाएगा? एडवर्ब क्लॉज। अब एडवर्ब का काम क्या है, पहले ये भी तो तय हो। जैसे नाउन का कार्य क्या है, तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस आर थिंग। और एडजेक्टिव क्या है, तो एडजेक्टिव द वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। फिर एडवर्ब क्या है, तो एडवर्ब द वर्ड विच क्वालिफाइज एवरी पार्ट ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन। तीन पार्ट ऑफ स्पीच को छोड़कर सारे पार्ट ऑफ स्पीच की विशेषता बतलाता है। कौन से पार्ट ऑफ स्पीच तीन है? नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन। नाउन प्रोनाउन की क्यों नहीं बताता? क्योंकि नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले को एडजेक्टिव कहते हैं। और इंटरजेक्शन एक भाव है, तो भाव की क्या विशेषता होगी? इसलिए इन तीन पार्ट ऑफ स्पीच को छोड़कर से सभी पार्ट ऑफ स्पीच की विशेषता बतलाता है। और इससे रिलेटेड एक बात ध्यान रखो, क्योंकि इसमें जुड़ा है एड प्लस वर्ब। यदि इसको हम तोड़कर देखें तो एडवर्ब यानी एड प्लस वर्ब, तो आप देखेंगे कि ये वर्ब की एड करता है, यानी वर्ब की विशेषता। स्पेशल मॉडिफिकेशन या मॉडिफाई किसको करता है? ये वर्ब की, वर्ब को स्पेशली मॉडिफाई करता है, इसीलिए इसको एडवर्ब कहते हैं। और एडवर्ब इसीलिए वर्ब के इर्द गिर्द रहता है, ठीक है। तो अब एडवर्ब, चूंकि हम यहां एडवर्ब नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहां पढ़ रहे हैं एडवर्ब क्लॉज। तो जब एडवर्ब क्लॉज की बात होगी तो क्लॉज बनता है कंजक्शन से। और कंजक्शन, एडवर्ब क्लॉज बनाने के लिए कंजक्शन कौन कौन से होते हैं, तो हमको सबसे पहले इसी को देखना पड़ेगा। तो एडवर्ब क्लॉज के कंजक्शंस जो होते हैं वो 9 तरह के होते हैं। क्या? एडवर्ब क्लॉज के जो कंजक्शंस होते हैं वो 9 पार्ट में बांटे गए हैं, ठीक है। अब अलग अलग सेंस में 9 तरह के सेंस होंगे और 9 तरह के कंजक्शंस, 9 टाइप्स ऑफ कंजक्शंस होंगे, जिसमें सबसे पहला आएगा टाइम। क्या आएगा? टाइम। टाइम यानी समय बताने वाले कंजक्शंस कौन कौन से होते हैं, तो इसमें आता है व्हेन, व्हेनेवर, ठीक है, आएगा बिफोर, आफ्टर, ठीक है, एज सुन एज, एज सुन एज, या नो सूनर, ठीक है। अब ये सब समय बताने वाले कंजक्शन हैं। हाँ, एज लॉन्ग एज, सिंस, टिल, अनटिल, ठीक है, वाइल। अब देखिए, इनको ध्यान से पहले समझो। कंजक्शन तो अभी लिस्ट में बहुत आएंगे। व्हेन क्या है? इस व्हेन को देखने के बाद आपको लगेगा कि तो नाउन क्लॉज में भी था, एडजेक्टिव क्लॉज में भी था और एडवर्ब क्लॉज में भी था। अब ये 3 तरह के कंजक्शन हो गया। एक ही वर्ड 3 तरह के सेंटेंस में हो गया। तो कब हम समझेंगे कि ये नाउन क्लॉज का है, कब हम समझेंगे एडजेक्टिव क्लॉज का है, कब हम समझेंगे कि एडवर्ब क्लॉज का है, और कब हम समझेंगे कि ये इन क्वेश्चन वर्ड भी तो है। यानी अब ये 4 तरह के सेंटेंसेज हो गए इसके, लेकिन चारों में इसका रोल अलग अलग है। जैसे इस व्हेन को समझना हो तो अब ऐसे समझिए, व्हेन डू यू गो टू स्कूल। बताइए इसमें व्हेन क्या है? ये व्हेन क्वेश्चन वर्ड है क्या ना? इसी व्हेन को हम नाउन क्लॉज बनाते हैं। आई डू नॉट नो द टाइम
व्हेन ही विल कम हियर। मैं वह समय नहीं जानता हूं कि, या मैं नहीं जानता हूं कि, हटा दो इसको, आई डू नॉट नो व्हेन ही विल कम। चलो ये प्लेस खाली कर दिया मैंने। आई डू नॉट नो व्हेन ही विल कम, क्योंकि टाइम लगा देंगे तो एडजेक्टिव क्लॉज बनने लगा था, वो एंटीसीडेंट बन जाता। ठीक है, तो वे आई डू नॉट नो व्हेन ही विल कम, मैं नहीं जानता हूं कि वह कब, यहां कब आएगा। और इसी को यदि हम लिख दें कि आई नो द टाइम व्हेन ही विल कम। यहां एंटीसीडेंट आ गया इसका, व्हेन का एंटीसीडेंट साथ में हो गया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज हो गया कि मैं वह समय जानता हूं जब वह आएगा। तो यहां हो गया एडजेक्टिव क्लॉज, यहां हो गया नाउन क्लॉज, और एडवर्ब क्लॉज में हो जाएगा व्हेन ही केम हियर आई वाज टीचिंग। जब वह यहां आया तो या तब मैं पढ़ा रहा था। अब यहां जब के साथ तब लगा रहेगा, और तब के लिए कामा, व्हेन के साथ तब या तो के लिए कामा का प्रयोग होता है, और व्हेन जब आएगा तो यहां पर ये क्या बनाएगा, एडवर्ब क्लॉज। यानी ये हो गया क्वेश्चन वर्ड, ये हो गया नाउन क्लॉज, और ये हो गया एडजेक्टिव क्लॉज, और ये हो गया एडवर्ब क्लॉज। हुआ? इन चारों सेंटेंस को लिखकर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। जबकि सब में क्या है, व्हेन। अब आप ये व्हेन केवल एक जगह नहीं है, ये स्थान बदल गया, इसका नाम बदल गया, इसीलिए हमको व्हेन को समझना चाहिए कि कहीं ये सही प्लेस पर है अथवा नहीं है। भाई यहां वाला व्हेन एडवर्ब क्लॉज नहीं हो सकता या एडजेक्टिव क्लॉज नहीं हो सकता, यहां वाला व्हेन नाउन क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज नहीं हो सकता, यहां वाला व्हेन वो नाउन क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज नहीं हो सकता, एडवर्ब क्लॉज होगा। क्लियर ना? मिटा दूं? अब ये हो गया आपका टाइम बताने वाला कंजंक्शन, यानी ये व्हेन कब लगेगा, जब जो है जब और तब की बात होगी तो वहां पर क्या बनेगा, टाइम बताने वाला कंजंक्शन। सेकेंड नंबर होता है प्लेस बताने वाले कंजंक्शन। अब इसमें और चीजों को देख सकते हो, व्हेन एवर बने जब कभी, बिफोर और आफ्टर। बिफोर और आफ्टर का प्रयोग कहां पढ़े थे, अरे बिफोर और आफ्टर वाला पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ते हो, उसमें बिफोर और आफ्टर लगता है तो कौन सा सेंटेंस बनाता है, वो एडवर्ब क्लॉज ही बनाता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, और एज सून एज क्या है, जैसे ही वैसे ही या ज्यों ही त्यों ही के अर्थ में आता है। नो सूनर नेगेटिव सेंटेंस होता है। एज लॉन्ग एज समय के लिए, जितना देर उतना। सिंस माने जब से, जब के अर्थ में आता है, ये भी समय बताने के लिए। टिल तब तक की, जब तक। अनटिल यानी तब तक की नहीं। अब देखो टिल का नेगेटिव अनटिल, और एज सून एज का नेगेटिव नो सूनर। व्हाइल का मतलब जब, ठीक है, समय की ओर संकेत करता है। बात समझ में आ रही है सबको? अब देखिए प्लेस बताने के लिए कौन कौन से आते हैं, तो प्लेस बताने के लिए आता है वेयर और वेयर एवर। क्या, जहां और जहां कहीं, प्लेस हो गया, टाइम प्लेस। थर्ड पर आता है कंडीशन, ले लो कंडीशन। कंडीशन यानी शर्त। शर्त के लिए कौन कौन सा लगता है, इफ माने यदि, इन केस, इफ इन केस, और इन दोनों का नेगेटिव होता है अनलेस, यदि नहीं के अर्थ में आता है। बात समझ में आ रही है? नंबर 4 पर कंडीशन, और यहीं पर ले लो कंपैरिजन, COMPARISON, कंपैरिजन। ठीक है, तुलना बताने के लिए क्या लगता है, तो होता है एज डॉट डॉट एज, शो डॉट डॉट एज, इतना उतना, उतना जितना, इस सेंस में आता है ये। देन, और एक होता है देन। ठीक है, अब आइए नंबर 5
कंडीशन हो गया, कंपैरिजन हो गया, अब होता है कंट्रास्ट। कंट्रास्ट यानी विरोध। इसको याद करने का तरीका ही बता दूंगा मैं। ये जो है कंट्रास्ट, कंट्रास्ट यानी विरोध। विरोध में क्या आ गया, तो विरोध बताने के लिए होता है आल्दो। आल्दो यानी यद्यपि, दो, ठीक है, दो माने भी यद्यपि, इवन इफ, ठीक है। इस तरह से जो वाक्य बनेंगे वो क्या बनाएंगे, कंट्रास्ट वाले। 6 नंबर पे आ जाओ, कंडीशन, कंपैरिजन, कंट्रास्ट। उसके बाद होता है आर से ले लो, रीजन। रीजन माने REASON, रीजन, ठीक है। रीजन यानी कारण, कारण बताने वाला होता है बिकॉज। बिकॉज यानी क्योंकि, सिंस, इसमें भी सिंस आता है, यहां सिंस का मतलब चूंकि होता है, ये कारण बताएगा, वहां सब में बताएगा। बिकॉज, सिंस, ठीक है, क्योंकि, चूंकि, और एज, जैसा कि, ठीक है। अरे मैथ पढ़ते हो तो उसमें नहीं आता, सिंस ऐसा है देन ऐसा होगा, तो वो सिंस क्या है, वो रीजन बताने वाला कंजक्शन है। अब आएगा रिजल्ट। 7 क्या है, रिजल्ट। रिजल्ट यानी परिणाम। परिणाम बताने के लिए सो डॉट डॉट दैट। यहां ये होता है, सो माने इतना और दैट माने की, ये अलग अलग रहते हैं, बीच में कोई वर्ड आता है, ठीक है। केवल शो और दैट एक ही आता है रिजल्ट में। पर्पस में ये होते हैं शो दैट, इन ऑर्डर दैट, ठीक है, और लेस्ट। ये हो गया लेस्ट, यानी कहीं ऐसा ना हो कि, ठीक, शो दैट, इन ऑर्डर दैट, लेस्ट। और 9 नंबर पर आता है माइनर, ठीक है। माइनर बताने के लिए MANNER होता है कि ER, माइनर। तो माइनर यानी तौर तरीका या ढंग बताने के लिए इसमें आता है सो फार एज या एज फार एज, ठीक है, एज इफ, ठीक है, ये सब आते हैं। यानी जहां तक, कहते नहीं है जहां तक मेरा प्रश्न है वैसा ही करो जैसा कि कहा जा रहा है। एज भी आता है इसमें, एज, जैसा कि, ठीक है। तो ये सब जो है कंजक्शन है। अब ये देखो, इसमें एक कंजक्शन की एक लंबी लिस्ट हो गई, यानी ये कंजक्शन में अब अलग अलग चीज बताते हैं। तो इसको पहले जानो कि एडवर्ब क्लास क्या क्या बताता है। तो एडवर्ब क्लास पहले हो गया टी ले लो एक ठो, फिर उसके बाद पी के 2 हैं, पी स्क्वायर कर लो मैथ वाले, एक पर्पज और एक प्लेस, 2 हो गए। फिर उसके बाद कंडीशन को 3 ले लो, क्योंकि कंडीशन, कंपैरिजन और कंट्रास्ट सी से 3 बनते हैं। उसके बाद रीजन 2 है, रीजन, रिजल्ट, और उसके बाद माइनर। ये देखो टी और एम एक एक हैं, पी और आर 2 है और सी 3 है। अब याद हो जाएगा, टी, पी, P2, C3, R2, M। तो आपको याद होगा कि ये 9 हमारे क्या होते हैं, एडवर्ब क्लास के, ये 9 तरह के कंजक्शन है, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, अब समझ में आ जाएगा। अब इनसे रिलेटेड, अब इनको तो आपको याद करना ही पड़ेगा या तैयार करना ही पड़ेगा कि समय बताने वाले कौन से कंजक्शन हैं, प्लेस बताने वाले कौन से हैं, है ना। या आप कंडीशन, कंपैरिजन, कंट्रास्ट, रीजन, रिजल्ट और पर्पज या माइनर बताने वाले कंजक्शन कौन से हैं। अब इनका यूज करते समय सावधानी ये है कि सबके यूजेस में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि सबका अपना अपना कोई ना कोई एक को रिलेटिव कंजक्शन है। जैसे अभी वेन के बारे में बात किया था, क्या कि वेन पहले लगता है, बीच में तब या तो के लिए कामा लगता है। वही बात यहाँ इफ के साथ होती है, इफ और इनकेस और अनलेस के साथ। ये जब पहले लगते हैं तो इनके बीच में तो या तब के लिए कामा लगता है। तो आल्दो और दो या इवन इफ आ गया, तो आल्दो माने यद्यपि, जैसे यद्यपि तुम, यद्यपि उसने परिश्रम किया फिर भी वो फेल हो गया,
तो यद्यपि क्या है, वो कंट्रास्ट बताता है। तो एक तरफ यद्यपि आएगा तो दूसरे तरफ फिर भी जरूर आएगा। और फिर भी के लिए आप क्या करेंगे, तो फिर भी के लिए कामा भी लगता है और फिर भी के लिए यट का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो आल्दो के साथ एट या एट भी लगा सकते हैं और कामा भी लगा सकते हैं। अभी सब इनका वो है कि अपना याद रखें हम कहाँ कैसे। जैसे अब ये शो दैट की बात होगी तो शो डॉट डॉट दैट है, तो शो का मतलब हो गया कि ये किसी बीच में कोई एडजेक्टिव आना है जो जिसके पहले शो लगेगा और उसके बाद में दैट लगाना है। वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता है ना। वैसे ही यहां पर शो दैट एक साथ रहेगा, यहां का शो दैट अलग अलग है, शो डॉट डॉट दैट यानी बीच में कुछ रहेगा, यहां शो दैट अलग नहीं है। शो और दैट लिखेंगे अलग अलग लेकिन बीच में कोई वर्ड नहीं आएगा इसमें। यानी शो दैट माने और इन ऑर्डर दैट माने ताकि, और लेस्ट यानी होता है कहीं ऐसा न हो कि, संभल कर चलो, कहीं ऐसा न हो कि तुम गिर जाओ। इसमें भी रूल है कि शो दैट और इन ऑर्डर दैट जिस वाक्य में कंजक्शन का काम करते हैं ना, इनके साथ आने वाले वाक्य में मे या माइट लगता है। ये रूल पढ़ाया गया था मॉडल ऑक्सिलरी में, याद करो कि मॉडल ऑक्सिलरी में है कि जब ये शो दैट और इन ऑर्डर दैट कंजक्शन के रूप में आते हैं तो इनके बाद वाला जो वाक्य बनता है वो क्या बनता है, उसमें मे या माइट जरूर लगता है। और यदि लेस्ट आ गया तब लेस्ट वाले वाक्य में, आने वाले वाक्य में शुड का प्रयोग होता है। ये सब छोटे छोटे रूल हैं, इनको अलग से आपको याद रखना पड़ेगा ना। मैनर वाले में एज फार एज या सो फार एज इफ, एज इफ का मतलब होता है मानो। कभी कभी होता है ना कुछ सेंटेंसेस ऐसे आते हैं जिसमें एज इफ माने मानो, कहते हैं वो ऐसा कार्य करता है मानो कि पागल हो गया हो, ऐसा आता है ना। तो ये एज इफ कंजक्शन, इसकी भी एक वो है, खूबी है, क्या है कि एज इफ जब लगता है तो इसके बाद के वाक्य में उल्टा चलता है, एक वचन के साथ बहुवचन, बहुवचन के साथ एक वचन की क्रिया लगाई जाती है। जैसे यदि ये कहा जाए कि वो ऐसा व्यवहार करता है मानो कि वह पागल हो, तो मानो कि एज इफ ही वर मैड, ही वाज मैड नहीं, एज इफ ही वर मैड, तभी के साथ वर लग जाता है। ये एज इफ के साथ होता है। अभी आएगा एग्जाम्पल, जब आएगा तो उसमें बहुत सारी चीजें समझने को